अब हमारा पहला टॉपिक है कल्चरल कम्युनिटीज एंड द नेशन स्टेट. बिफोर डिस्कसिंग द मेजर challenges that diversity poses in India, issues such as the regionalism, communalism and casteism, we need to understand the relationship between nation states and cultural communities. अब जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो डाइवर्सिटी हमारे सामने इंडिया में रखती है, यानी इंडिया के सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं डाइवर्सिटी की वजह से, जैसे कि मुद्दे हो गए आपके रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म. इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो नेशन स्टेट्स हैं या जो कल्चरल कम्युनिटीज हैं उनके बीच का रिश्ता कैसा है. Why is it so important for people to belong to communities based on cultural identities like a caste, ethnic group, religion or region? इतना क्यों जरूरी है लोगों के लिए जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, खास तौर से जो उनकी कल्चरल पहचान के तौर पे मानी जाती है या सब देखी जाती है, जैसे कास्ट हो गई, एथनिक ग्रुप में पर्टिकुलर जाति हो गई, धर्म हो गया, रीजन हो गया या फिर रिलीजन हो गया. Why is so much passion aroused when there is a perceived threat, insult or injustice to one's community? ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी एक कम्युनिटी को कोई खतरा हो, कोई उसकी बेइज्जती कर दे, उसके साथ अन्याय हो जाए, तो एकदम से अंदर से हमारी जो पैशन है वो क्यों जग जाते हैं? Why do these passion pose problem for the nation state? और यही जो पैशंस हैं ये क्यों नेशन स्टेट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं? The importance of community identity. Every human being needs a sense of stable identity to operate in this world. हर इंसान को एक पहचान चाहिए, एक ऐसी पहचान जो स्थिर हो, तभी वो जो है इस दुनिया में अपना काम कर सकता है. Questions like who am I? How am I different from others? अब जैसे सवाल है मैं कौन हूँ, कैसे मैं दूसरों से अलग हूँ, How do others understand and comprehend me? कैसे जो लोग हैं वो मुझे समझते हैं, मेरी व्याख्या करते हैं. What goals and aspirations should I have? मेरे किस तरीके के गोल्स होने चाहिए, किस तरह की मेरी आकांक्षाएं होनी चाहिए. Constantly crop up in our life right from childhood. ये सब चीजें जो है हमारी जिंदगी में बचपन से ही आ जाती हैं. क्वेश्चंस जो हैं, we are able to answer many of these questions because of the way in which we are socialized or taught how to live in society by our immediate families or in our community in which various senses. अब इनका जवाब जो है हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम जवाब इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारा समाज बना हुआ है, जिस तरीके से हम जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में हमारा जो परिवार है वो हमें सिखाता है, या हमारा समुदाय जो है वो बताता है अलग अलग सेंसेस में कि हम किसको बिलोंग करते हैं. Recall the discussion of socialization in your chapter class 11 टेक्स्ट बुक्स. बाकी टेक्स्ट बुक्स जो 11th में थी उसमें आपने सोशलाइजेशन चैप्टर जो पढ़ा था उसमें आपको अगर याद हो तो यही चीज हमने पढ़ी थी. The socialization process involves a continuous dialogue, negotiation and even struggle against significant others like our parents, family, kin group and our community. जो सोशलाइजेशन का प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, एक लगातार बातचीत होती है, नेगोशिएट होते हैं, स्ट्रगल्स यानी संघर्ष होते हैं जो हमारे से इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके खिलाफ, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, किन ग्रुप हो गया या हमारी कम्युनिटी हो गई, यानी जो लोग हमारी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. Our community provides us the language and the cultural values through which we comprehend the world. हमारा जो कम्युनिटी है वो हमको एक लैंग्वेज देता है, हमारी मातृभाषा देता है, हमारे को एक सांस्कृतिक तौर पर पहचान देता है, वैल्यू बताता है, जिसकी वजह से हम जो है दुनिया की एक तरह से व्याख्या करते हैं, समझ पाते हैं. इट ऑल्सो एंकर्स अवर सेल्फ आइडेंटिटी. साथ ही साथ ये हमारी खुद की जो पहचान है उसको भी बताता है. Community identity is based on birth and belonging rather than on some form of acquired qualifications or accomplishment. जो कम्युनिटी की पहचान है वो बर्थ पे या जो हमारी चीजें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उस पर आधारित होती है, बजाय कि हमने क्या पढ़ाई लिखाई करी है या हमने क्या चीजें हासिल करी हैं. It is what we are rather than what we have become. हम क्या हैं, बजाय ये वो है कि हम क्या हैं, बजाय इसके कि हम क्या बन गए हैं. We don't have to do anything to be born into a community. हमें कुछ नहीं करना होता है किसी समुदाय में पैदा होने के लिए. In fact, no one has any choice about which family or community or country they are born into. कहने को किसी के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो किस परिवार में होगा, किस समुदाय में होगा, किस कंट्री में पैदा होगा. These kinds of identities are called ascriptive. That is, they are determined by the accidents of birth and do not involve any choice on the part of the individuals concerned. तो इस तरह की जो पहचान है हम इनको जो है एस्क्रिप्टिव कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये किससे
उससे इनकी पहचान होती है जहां इंसान पैदा होता है। इसमें कोई चॉइस नहीं इन्वॉल्व होती है इंडिविजुअल को लेकर कि वो कहाँ क्या करेगा। चॉइस मतलब बर्थ की हमारे हाथ में नहीं है। It is an odd fact of social life that people feel a deep sense of security and satisfaction in belonging to the communities in which their membership is entirely accidental. और ये भी एक फैक्ट है सोशल लाइफ का कि जो लोग हैं उनको एक बहुत ही सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, एक तसल्ली होती है जब वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कि जबकि उसमें जो उस कम्युनिटी में उनकी जो मेंबरशिप है वो पूरी तरह से एक्सीडेंटल है, मतलब अपने आप ही वो बर्थ के थ्रू उस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। वी ऑफन आइडेंटिफाई सो स्ट्रांगली विद कम्युनिटीज वी हैव डन नथिंग टू डिजर्व, पास नो एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेटेड नो स्किल और कॉम्पिटेंस। हम जो है अपनी जो पहचान है इन कम्युनिटीज के साथ वो इतनी स्ट्रांगली करते हैं जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ना हमने कोई एग्जाम दिया है, ना हमने कोई अपनी स्किल दिखाई है, कॉम्पिटेंस दिखाई है कि हम जो है इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दिस इज वेरी अनलाइक बिलोंगिंग टू से अ प्रोफेशन और अ टीम। ये उसके जैसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या टीम को चुने। डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स हैव टू पास एग्जाम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर कॉम्पिटेंस। अब डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, तो इसके लिए आपको एग्जाम पास करने होंगे, अपनी एक कॉम्पिटेंस आपको दिखानी होगी, अपनी काबिलियत दिखानी होगी कि आप तभी जाके डॉक्टर या आर्किटेक्ट बन पाओगे। Even in sports, a certain level of skill and performance are a necessary precondition for the membership in a team. अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो किसी टीम में मेंबर बनने के लिए पहली प्री कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट आपकी में कुछ स्किल होनी चाहिए, कुछ आप परफॉर्म करके दिखाओगे तभी उस टीम का हिस्सा हो पाओगे। बट अवर मेंबरशिप इन अवर फैमिलीज और रिलीजियस और रीजनल कम्युनिटीज इज विदाउट प्री कंडीशंस एंड येट इट इज टोटल। लेकिन हमारी जो मेंबरशिप है, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे रिलीजियस या रीजनल कम्युनिटी में हो, इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है और हमारी पूरी तरह से इसमें मेंबरशिप भी है। इनफैक्ट मोस्ट एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज आर वेरी हार्ड टू शेक ऑफ। और इस तरह की जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज होती हैं इनको हिलाना भी इतना आसान नहीं है। इवन इफ वी चूज टू डिस्पोन देम, others may continue to identify us by those of the very markers of belonging. अगर हम उससे बाहर भी निकलना चाहें, हम उसको हटाना भी चाहें, तब भी और लोग जो हैं हमें उसी आइडेंटिटी से पहचानेंगे जो हमारे को शुरू से मिली हुई है। Perhaps it is because of this accidental, unconditional and yet almost inescapable belonging that we can often be so emotionally attached to our community identity. अब शायद यही कह सकते हैं कि हम ये एक्सीडेंटल, अनकंडीशनल या बिल्कुल हम इससे बच नहीं सकते। ये जो हमारी बिलोंगिंग है, ये हमारी जो कम्युनिटी की पहचान है उससे हम काफी ज्यादा इमोशनल तौर पे अटैच होते हैं। एक्सपैंडिंग एंड ओवरलैपिंग सर्कल्स ऑफ कम्युनिटीज टाइज, family, kinship, caste, ethnicity, language, region or religion give meaning to our world and gives a sense of identity of who we are. हमारा जो सर्किल है, हमारा जो दायरा है कम्युनिटी का, वो बढ़ता है, ओवरलैप करता है, एक पहचान देता है, एक मीनिंग देता है वर्ल्ड को और हमें हमारी पहचान देता है कि हम कौन है। That is why people often react emotionally or even violently when there is a perceived threat to their community identity. इसीलिए लोग जो है आइदर इमोशनल तौर पे या वायलेंस के थ्रू रिएक्ट करते हैं जब भी उनको लगता है कि उनकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो है उस पर खतरा है। अब यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी 6.1 दी हुई है कि टू गेट अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपैंडिंग सर्कल्स ऑफ कम्युनिटी टाइज विच शेप अवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यू कैन डू अ स्मॉल सर्वे डिजाइन्ड एज अ गेम। अब आप अगर एक बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं कि किस तरीके से जो समुदाय का दायरा है वो बढ़ता है, जिससे हमारी जो पहचान है उसको शेप मिलती है, एक सेंस मिलता है, तो आप एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं गेम की फॉर्म में। इंटरव्यू योर स्कूल मेट्स और अदर फ्रेंड्स। ईच इंटरव्यू गेट 4 चांस टू आंसर ईच ऑफ द 2 क्वेश्चंस, हु एम आई एंड हु डू थिंक अदर्स थिंक आई एम। आप अपने स्कूल मेट्स जो है उनके साथ या जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इंटरव्यू करो। हर इंटरव्यू जो है उसको मिलेंगे 4 चांसेस कि वो 2 क्वेश्चंस के जवाब दे। एक पहला मैं कौन हूँ और दूसरे को क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। बट द आंसर्स मस्ट बी अ सिंगल वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। आंसर्स कैसे होने चाहिए, एक सिंगल वर्ड में या बहुत ही छोटे से मतलब ब्रीफ में। दे कैन नॉट इंक्लूड एनी नेम्स। आपका उसमें कोई नाम नहीं शामिल होगा, यानी कि आपका खुद का, आपके पेरेंट्स का, गार्जियंस का, किसी का भी नाम शामिल नहीं होगा। कैन नॉट इंक्लूड योर क्लास और स्कूल एक्सेट्रा, इवन अ क्लास, स्कूल, कुछ भी नाम नहीं शामिल होगा। इंटरव्यूज मस्ट बी डन सिंगली एंड इन प्राइवेट, बिल्कुल अलग और प्राइवेट में आप उस इंटरव्यू को लेंगे। दैट इज अदर पोटेंशियल इंटरव्यूज शुड नॉट बी एबल टू हियर व्हाट इट सेड। जो और इंटरव्यू देने वाले हैं उनको ना पता चले कि आपने क्या कहा है। ईच पर्सन शुड बी इंटरव्यूड वंस।
हर इंसान का इंटरव्यू एक बार होगा। डिफरेंट इंटरव्यूज कैन नॉट इंटरव्यू द सेम पर्सन। अलग अलग इंटरव्यू लेने वाले एक ही इंसान का बार बार इंटरव्यू नहीं लेंगे। यू कैन रिकॉर्ड द आंसर्स एंड एनालाइज द रेट। अब आप उनके आंसर्स रिकॉर्ड करिए और बाद में उसके ऊपर एनालिसिस होगा। विच टाइप ऑफ आइडेंटिटीज प्रीडोमिनेटेड। कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो सबसे ज्यादा है। What was the most common first choice? सबसे पहली common first choice क्या थी? Which was often the last choice? सबसे last choice क्या थी? Were there any patterns to the answer? क्या एक तरीका था आंसर देने का? Did the answers for who am I differ greatly, somewhat or not at all from the answers to what do other things I am? क्या ये जो जवाब है इसके लिए कि मैं कौन हूँ उसमें बहुत ज्यादा फर्क है या बिल्कुल नहीं है या नाम मात्र है उस आंसर से कि मेरे बारे में और लोग क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं। तो ये आप इस एक्टिविटी को एक बार गेम की फॉर्म में करके देख सकते हैं। A second feature of A-script identity and community feeling is that they are universal. अब एक और फीचर जो A-scriptive identity या community feeling का है कि ये यूनिवर्सल होती है। Everyone has a motherland, a mother tongue, a family, a faith. हर की एक अपनी मदरलैंड होती है, अपना एक मदर टंग होता है, एक परिवार होता है और एक उसका विश्वास होता है। This may not necessarily be strictly true of every individual, but it is true in a general sense. हर एक इंडिविजुअल के लिए हम ये नहीं कह सकते ये बात सच ही है, पर हाँ ज्यादातर के लिए ये बात सच है। And we are all equally committed and loyal to our respective identity. और हम अपनी ये जो पहचान है इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड भी हैं और लॉयल भी हैं। Once again, it is possible to come across people who may not particularly committed to one or the other aspect of their identity. ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो खास तौर से कमिटेड ना हो किसी एक या दूसरे पहलू पे अपनी पहचान के। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कमिटमेंट इज पोटेंशियली अवेलेबल टू मोस्ट पीपल। लेकिन कमिटमेंट की ये जो पॉसिबिलिटी है ज्यादातर लोग जितने भी लोग होते हैं उनके लिए अवेलेबल होती है। Because of this, conflicts that involve our communities, whether of nation, language, religion, caste or region, are very hard to deal with. इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटीज को लेकर वो बहुत मुश्किल होते हैं डील करने के लिए। Each side in the conflict thinks of the other side as a hated enemy, and there is a tendency to exaggerate the virtues of own side as well as the vices of the other side. हर एक जब भी कोई मतभेद होता है तो एक साइड वाला दूसरे को अपने एक तरह से एनिमी के तौर पे देखता है, बहुत ज्यादा उससे नफरत के तौर पे देखता है। और तब टेंडेंसी क्या होती है कि अपनी जो अच्छाइयां हैं उन्हें तो गिनाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की जो बुराइयां हैं उनको गिनाने की कोशिश करते हैं। अपने लिए अच्छाई बोलेंगे, दूसरे के लिए बुराई बोलेंगे। Thus, when two nations are at war, patriots in each nation see the other as the enemy aggressor. Each side believes that God and truth are on their side. अब जब दो नेशंस आपस में लड़ते हैं तब क्या होता है, हर जो देशभक्त है वो अपने नेशन के लिए ये सोचता है कि दूसरी तरफ का जो एनिमी है वो जो है गलत है और हर एक को ये लगता है कि जो भगवान है जो सच्चाई है वो हमारी तरफ है। In the heat of the moment, it is very hard for people on either side to see that they are constructing matching but reversed mirror images of each other. अब ये जो तनाव है, ये जो उस क्षण पे लड़ाई हो रही होती है, इसमें लोग जो दोनों तरफ होते हैं उनके लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल में कहने को वो लोग जो हैं वो एक तरह से मैच ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैच बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह से रिवर्स मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की। It is a social fact that no country or group ever mobilizes its member to struggle for untruth, injustice or inequality. Everyone is always fighting for truth, justice or equality. ये एक सामाजिक तथ्य है कि कोई भी कंट्री या ग्रुप जो है कभी भी अपने मेंबर्स को जो है प्रोवोक नहीं करता है कि वो स्ट्रगल करे अनट्रुथ के लिए, इनजस्टिस के लिए, इनइक्वालिटी के लिए। हर कोई जो है किसके लिए लड़ता है, ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए। दिस डज नॉट मीन दैट बोथ साइड्स आर राइट इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट और दैट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, नो ट्रुथ। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों ही जो साइड्स हैं वो सही हैं। एक दूसरे से जो मतभेद है या हर मतभेद में दोनों ही जो साइड्स हैं वो सही हैं, या कोई भी गलत सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। Sometimes both sides are indeed equally wrong or right. कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही साइड या तो पूरी तौर से गलत होती हैं या पूरी तौर से सही होती हैं। At other times history may judge one side to be the aggressor and other side to be the victim. और कभी क्या होता है, जैसा हमारा इतिहास बताता है कि
इतिहास के अकॉर्डिंग जैसे जज देख करके देखा जाए तो एक वो होती है जो अटैक करती है, एक वो होती है जो उस अटैक का शिकार होती है। बट दिस कैन नॉट हैपन ओनली लॉन्ग आफ्टर द हीट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज कूल्ड डाउन। लेकिन ये तभी हो सकता है, मतलब जैसे आपने युद्ध कर लिया, कौन सही है कौन गलत है अब ये तो युद्ध होने के बाद पता चलेगा ना। जब कॉन्फ्लिक्ट ठंडा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कौन ज्यादा भारी था कौन ज्यादा हल्का पड़ा। Some notion of mutually agreed upon truth is very hard to establish in situations of identity conflict. कुछ एक होता है ना कि म्यूचुअल तौर पे एग्री कर जाए ट्रुथ को लेकर, ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल है, खास तौर से जब आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो है आपके बीच में तनाव हो। इट यूजुअली टेक डिकेड्स समटाइम्स सेंचुरीज फॉर वन साइड टू एक्सेप्ट दैट इट वाज रॉन्ग। और कई बार दशक लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं एक साइड के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो गलत थी। When victors apologize, it is not uncommon for the losing side in a war to be forced to apologize for the bad things that it did. ये कोई आम बात नहीं है कि जो साइड हार जाती है वॉर में उसे मजबूर किया जाता है कि वो माफी मांगे उन खराब चीजों के लिए जो उसने करा है। It is only rarely that the winners accept that they were guilty of wrongdoing. बहुत कम ऐसा होता है कि जो जीत जाते हैं वो ये एक्सेप्ट करें कि हाँ उन्होंने गलत किया है। However, in recent times there have been many such examples from around the world. अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। Nations or communities that were on the winning side and that are still in the dominant position are beginning to accept that they have been responsible for grave injustice in the past and are seeking to apologize to the affected communities. Nations या communities जो कि जीते हैं या आज भी उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है, अब वो ये बात को एक्सेप्ट करने लग गए कि हाँ जो भी इतना बड़ा अन्याय हुआ इतिहास में शायद उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और आज की डेट में उन अफेक्टेड कम्युनिटीज से वो माफी मांगते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया देयर हैज बीन अ लॉन्ग डिबेट ऑन एन ऑफिशियल अपॉलजी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेशन where the majority of the population today is of white European origin to the descendants of the native people who were the original inhabitants of the forcibly colonized land. ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत लंबी बहस चल रही है एक ऑफिशियल अपॉलजी को लेकर जो ऑस्ट्रेलियन नेशन की तरफ से है, जहां पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की है वो आज वाइट यूरोपियन ओरिजिन की है और वो जो है एक तरह से अपॉलजी कर रहे हैं उन डिसेंट्स को या डिसेंडेंट्स को जो नेटिव लोगों का है और जो खास तौर से ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने गए थे जिनको जबरदस्ती जो है कोलोनाइज लैंड कर दी गई तो उनको हटा दिया गया। Most state governments in the Australia have passed some variant of the following apology resolution. ज्यादातर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट जो है एक अपॉलजी रेजोल्यूशन पास किया है। We the peoples of Australia of many origins as we are making a commitment to go on together in a spirit of reconciliation. हम जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग ओरिजिन के हैं एक कमिटमेंट करते हैं कि हम सब साथ मिलकर चलेंगे, एक स्पिरिट जो है रिकंसिलिएशन की उसको दोबारा बनाने के लिए हम सब साथ चलेंगे। वी वैल्यू द यूनिक स्टेटस ऑफ एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर पीपल्स एज द ओरिजिनल ओनर्स एंड कस्टोडियंस ऑफ द लैंड्स एंड वाटर्स। हम अहमियत देते हैं, वैल्यू देते हैं यूनिक स्टेटस को, खास तौर से एब ओरिजिनल और टॉरस स्टेट्स के आइलैंडर के जो लोग हैं उनको कि वो ओरिजिनल ओनर्स हैं या कस्टोडियंस हैं लैंड और वाटर के। We recognize this land and its waters were settled as colonies without treaty or consent. हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो लैंड है या जो वाटर है इसको सेटल किया गया कॉलोनीज में बिना किसी ट्रीटी के या सहमति के। Our nation must have the courage to own the truth to heal the wounds of its past so that we can move on together at peace with ourselves. हमारे नेशन में इतना साहस होना चाहिए कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकें, उन घावों को एक तरह से मरहम लगा सकें जो हमने पास्ट में दिए हैं ताकि हम सब मिलकर एक साथ शांति से आगे बढ़ सकें। As we walk the journey of healing, one part of the nation apologizes and expresses its sorrow and sincere regret for the injustice of the past. अब हम क्योंकि एक हीलिंग के सफर पर चल रहे हैं तो एक हिस्सा जो नेशन का है वो माफी मांगता है, अपनी पूरी तरह से सौरो और सिंसियर रिग्रेट एक्सप्रेस करता है जो अन्याय पास्ट में किया है उसके लिए। सो द अदर पार्ट एक्सेप्ट्स द अपॉलजीज एंड फॉरगिव्स। अगर एक हिस्सा माफी मांग रहा है तो जो दूसरा हिस्सा है वो उनकी माफी को कबूल करे और माफ कर दे। एंड सो वी प्लेज आवरसेल्व्स टू स्टॉप इनजस्टिस
overcome disadvantage and respect the Aboriginal and Torres Strait Islander people have the right to self-determination within the life of the nation. तो हम ये जो है एक तरह से शपथ लेते हैं कि हम अन्याय को रोकेंगे, जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको क्या कहते हैं हटाने की कोशिश करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को कि उनका भी अधिकार है ये पूरी तरह से कि वो जो है अपने तौर पर एक आत्मदृढ़ हो पाए जब वो क्या कहते हैं इस नेशन के अंदर एक अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ पूरी अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों से माफ़ी मांग रही है कि जो भी भाई अन्याय किया हमने उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, आप हमें माफ़ करें और हम सब लोग मिलकर शांति से आगे बढ़ते हैं। In the United States of America, there has been a long-standing debate about apologies to the Native American community, the original inhabitants of the land driven out by the war, and to the black community brought as slaves from Africa. इसी तरह से यूएस में भी जो है एक बहुत लंबी बहस जो है चली जा रही है अपॉलॉजी को लेकर, जो नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी है और जो ब्लैक कम्युनिटी है उसके लिए। नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी ये लोग ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उस ज़मीन के जिनसे इनको हटा दिया गया था वॉर के टाइम पे, और ब्लैक कम्युनिटी जो स्लेव्स के तौर पे अफ्रीका से लाए गए थे। नो कॉन्सेंसस हैज़ बीन रीच्ड येट, पर अभी तक कहीं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इन जापान, ऑफिशियल पॉलिसी हैज़ लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड the need to apologize for the atrocities of war and colonization during the periods when Japan occupied parts of East Asia, including Korea and parts of China. इसी तरह से जापान में भी और एक ऑफिशियल पॉलिसी जो है उसको बहुत पहले उसकी पहचान कर ली गई थी कि भाई ज़रूरत है कि हम माफ़ी मांगें उस जो एक नुकसान हुआ वॉर का या जो कोलोनाइजेशन हुआ उस पीरियड के दौरान जब जापान ने कुछ हिस्से ईस्ट एशिया के जिसमें कोरिया और कुछ हिस्से चाइना के शामिल थे उसको हथिया लिया था। द मोस्ट रिसेंट अपॉलजी इज फ्रॉम 15 अगस्त 2000 स्पीच बाय द प्राइम मिनिस्टर जुनिचिरो कोइजुमी। एक अभी जो सबसे रिसेंट अपॉलजी है वो 15 अगस्त 2005 की थी, जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर जुनिचिरो कोइजुमी ने दी थी। In the past, Japan, through its colonial rule and aggression, caused tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of Asian nations. इतिहास में जापान ने अपने colonial rule और aggression के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज और सफरिंग करी उन लोगों के लिए, खासतौर से जो बहुत सारी कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे जिसमें स्पेशली एशियन नेशंस शामिल थे। Sincerely facing these facts of history, I once again express my feelings of deep remorse and heartfelt apology and also express the feelings of mourning for all victims, both at home and abroad in the war. और मैं एक तरह से अपनी पूरी तरह से संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ दिल से। साथ ही साथ में अपनी जैसे कहते हैं ना एक जो लोग उसका शिकार हुए उनके प्रति जो है मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, चाहे वो घर पे हो चाहे और किसी जगह पे हो जिनको एक तरह से परेशानी उठानी पड़ी वॉर में। I am determined not to allow the lessons of that horrible war to erode and to contribute to the peace and prosperity of the world without ever again waging a war. और मैं पूरी तरह से डिटर्मिन्ड हूँ कि अब वो जो इतना भयानक वॉर हुआ था उसको हटा तो नहीं सकता, लेकिन अपना पूरा योगदान दूंगा कि पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो दुनिया में बनी रहे और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे वॉर की नौबत आए। Similar debates have been gone in South Africa, where a white minority was in power and brutally oppressed the black majority consisting of the native population. इसी तरीके से डिबेट्स हुई है साउथ अफ्रीका में जहाँ पर वाइट माइनॉरिटी जो है वो पावर में थी और उसने काफ़ी ज़्यादा क्रूअल तौर पे जो ब्लैक मेजॉरिटी थी जिसमें नेटिव पॉपुलेशन शामिल थी उसको दबाया था। In Britain as well, there has been public discussions on whether the nation should apologize for its role in colonialism or in promoting slavery. इसी तरह से ब्रिटेन में भी एक पब्लिक डिस्कशन होता है कि क्या कहते हैं क्या नेशन को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए जो उसका रोल रहा कोलोनियलिज्म में या उसने जिस तरह से स्लेवरी को प्रमोट किया। इंटरेस्टिंगली द लेटर इशू हैज़ ऑल्सो बीन टेकन अप बाय सिटीज। फॉर एग्जांपल, द पोर्ट सिटी ऑफ ब्रिस्टल डिबेटेड वेदर द सिटी काउंसिल शुड पास अ रेजोल्यूशन अपोलोजाइजिंग फॉर द रोल दैट ब्रिस्टल प्लेड इन अ स्लेव ट्रेड। इसी तरीके से जो स्लेवरी का मुद्दा है इसको भी कई शहरों ने उठाया है, जैसे कि पोर्ट सिटी जो ब्रिस्टल की है वो इस बात को लेकर बहस करती है कि जो सिटी काउंसिल है उसको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरीके का ब्रिस्टल ने रोल प्ले किया था स्लेव ट्रेड में।